हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब असिस्टेंट के लिए फिजिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और फिजिक्स की क्लासेस के अंतर्गत हम लोगों ने जो है पहला हमारा जो टॉपिक दे रखा है स्थिर वैद्युतिकी, उसको बहुत अच्छे से समझा था, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी थी। और उसके अंदर जो PYQs है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं वो एक बाकी रह गए हैं, उनके लिए भी आपके लिए बहुत जल्द एक वीडियो जो है ऐड कर दिया जाएगा और उसका नाम रखा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स PYQ। ठीक है। अब उसके बाद में अपन ने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, यानी विद्युत धारा के बारे में। ठीक है। और विद्युत धारा के अंतर्गत अपन विद्युत धारा के बारे में बहुत बेसिक जो चीज़ें हैं उनको समझ रहे थे कि धारा होती क्या है, धारा घनत्व क्या होता है, और जो है आपके इससे रिलेटेड और कुछ फॉर्मूलाज वगैरह जो है वो क्या है। फिर अपन ने बात करी थी कि जो प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, तो जो रेजिस्टेंस होते हैं, प्रतिरोध जो होते हैं, उन्हें कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है। तो दो क्रमों में जोड़ा जा सकता है, एक होता है समांतर क्रम और एक होता है श्रेणी क्रम। ठीक है। समांतर क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम क्या होता है, ये समझा था। मैंने बताया था कि श्रेणी क्रम के अंदर क्या होगा, जो करंट है वो पूरा का पूरा सेम रहता है हर यूनिट प्रतिरोध के लिए, यानी कि जितने प्रतिरोध लगे हुए हैं उन सभी प्रतिरोधों के अंदर करंट जो है I जो है वो क्या होगा, सेम होगा। I क्या होगा, सेम होगा। जबकि दूसरी चीज अपन ने पढ़ी थी, समांतर क्रम के अंदर पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है, यानी विभव जो है वो सेम रहेगा, लेकिन करंट अलग अलग होगा। और करंट कौन से प्रतिरोध में कितना होगा, इसके लिए मैंने बताया था कि जहाँ पर प्रतिरोध ज़्यादा वहाँ करंट कम, जहाँ करंट ज़्यादा वहाँ प्रतिरोध कम, यानी कि करंट वहाँ ज़्यादा प्रीफर करेगा जहाँ पर प्रतिरोध कम होगा। समझ में आ गई बात। अब इनका बंटवारा कैसे होता है वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, मैं आपको सिखाता जाऊँगा। ठीक है। फिर अपन ने एक क्वेश्चन भी करा था, है ना। मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को याद होगा, ये वाला क्वेश्चन अपन ने करना सीखा था, और जिसके अंदर अपन ने देखा था कि R इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, और निकाला था तो अपने आंसर आया था 4 ओम। अब इससे आगे की चीज़ें पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, और उसके बाद में अपन ने अपने मेन टॉपिक की ओर चलेंगे, जो हमारे सिलेबस में मेंशन है डायरेक्टली, उस पर बात करेंगे। ठीक है। चलिए अब देखिएगा, पहली चीज आ जाती है विद्युत ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में, विद्युत ऊर्जा के बारे में। विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या है, देखिए हमारे घर पे करंट आता है ना। अरे लाइटिंग, जो हमारे पंखे है, टीवी है, ये सब चालू किससे होते हैं, लाइट से चालू होते हैं। वो लाइट है क्या, वो लाइट के अंदर जो वायरिंग कर रखी है वो वायरिंग में आता क्या है, करंट आता है। क्या आता है, बेसिकली करंट आता है। और करंट को ही अपन पीछे समझते हुए आ रहे हैं। इसका मतलब जहाँ करंट है वहाँ पर ऊर्जा है। अरे ऊर्जा नहीं होती तो पंखा क्यों घूमता, टीवी क्यों चालू होती, समझ आई बात। तो वहाँ पर ऊर्जा तो है। इसका मतलब कि जो हमारे पास में करंट आ रहा है, हमारे वायरों में जो करंट दौड़ रहा है, उस करंट से ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब ये विद्युत ऊर्जा कितनी उत्पन्न होती है इसके बारे में जानेंगे। तो आपको बता दूं, किसी भी आवेश के लिए जो कार्य होता है, क्या कार्य, वो कार्य किसी भी आवेश के लिए, वो आवेश का मान गुणा उसके लिए जो विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी को कहा जाता है क्या, अरे उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है कार्य। किसका कार्य है ये एक आवेश के लिए कार्य है। किसके द्वारा, इस पोटेंशियल के द्वारा। समझ में आ गई बात। तो W इज इक्वल टू होता है QV। एक तो ये चीज़ याद रखोगे, क्लियर बात। अब आप लोग ये जानते हो कि Q बराबर क्या होता है, अरे Q बराबर क्या होता है, IT, क्योंकि I बराबर Q/T है, तो Q बराबर हो जाएगा IT। इस IT की वैल्यू को यहाँ पुट करा तो ये क्या हो गया, W इज इक्वल टू ITV हो जाएगा। ठीक है। और V का मान हम जानते हैं कि IR होता है, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं ना ओम्स के नियम से। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू I²TR। क्लियर है बात। और I²TR लिखा हुआ है, क्या इसी चीज़ को मैं वापस V के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ V²/R×T। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/R×T। क्लियर है।
तो आपको ये याद रखना है कि विद्युत ऊर्जा यानी कि कार्य, क्योंकि कार्य करने की जो हमारी एबिलिटी है, कार्य करने की जो हमारी कैपेसिटी होती है, कार्य करने की क्षमता जो है, उसी को कहा जाता है ऊर्जा। तो ऊर्जा यानी कि W, और W इज इक्वल टू क्यू वी होता है, और V इज इक्वल टू आई आर होता है, और Q इज इक्वल टू आई टी होता है। तो वहाँ से आ जाएगा W इज इक्वल टू आई स्क्वायर टी आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर है, तो V स्क्वायर अपॉन में R इंटू टी हो जाएगा कार्य बराबर। समझ में आ गई बात। अब जो हमारे घर पे ये करंट आ रहा होता है, इसको हम यूनिट में मापते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार जो है हमारे घर पे आकर के वो यूनिट लेके जाते हैं ना, वो यूनिट क्या है बेसिकली, तो वो यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर, यानी कि 1 घंटे में 1 किलोवाट जब ऊर्जा जा रही है, उस ऊर्जा को कहा जाता है एक विद्युत यूनिट। क्या कहा जाता है? एक विद्युत यूनिट कहा जाता है। तो 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट पर आवर। समझ में आ गई बात, ये चीज़ याद रखना। और W इज इक्वल टू जे एच भी होता है। सर ये जे एच क्या है? तो H का मतलब है हीट यानी कि ऊष्मा, और J होता है यांत्रिक तुल्यांक यानी मैकेनिकल कांस्टेंट या मैकेनिकल इक्विवेलेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिक तुल्यांक। वो क्या होता है? W इज इक्वल टू जे एच। तो ये J जो है ये होता है यांत्रिक तुल्यांक, और इसका मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 4.2 जूल पर कैलोरी। समझ में आ गई बात? कितना होता है? 4.2 जूल पर कैलोरी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो यहाँ पर जो मैंने ये फॉर्मूलाज बताए, इनका ज़्यादा लोड नहीं लेना, इनको ज़्यादा आपने जो है कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं है या ये आपके एग्जाम में ही आएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ें केवल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा नॉलेज रहे, बाकी इसके बेस्ड आपके क्वेश्चन नहीं आने वाला। ये सिलेबस में विद्युत ऊर्जा वगैरह मेंशन नहीं है इसलिए, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना, मैं थोड़ी चीज़ें एडवांस पढ़ाऊँगा, फिर आपको बाद में बताऊँगा भी कि कहाँ पर क्या चीज़ एडवांस है और वो कब काम आएगी। एक ऐसे ही आ जाती है, जब अपने पास कार्य है, विद्युत ऊर्जा है, तो क्या विद्युत शक्ति नहीं होगी? होगी, बिल्कुल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर, और पावर यानी कि शक्ति। शक्ति बराबर होता क्या है बेसिकली? शक्ति क्या होती है? शक्ति क्या होती है? 1 सेकेंड में आप कितना काम कर सकते हो, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा, और 1 सेकेंड में आप कार्य कितना कर सकते हो उसको कहा जाता है आपकी शक्ति, यानी कि पावर इज इक्वल टू होता है W अपॉन में टी। समझ में आ गई बात? क्या होता है? W अपॉन में टी। और W की वैल्यू अगर हम जो है रख देवें तो क्या हो जाएगा? यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा P इज इक्वल टू वी आई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर गुणा धारा यानी कि करंट, या फिर हम कह सकते हैं आई स्क्वायर आर हो जाएगा, या फिर वी स्क्वायर अपॉन में आर हो जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूले हैं W अपॉन में टी, बेसिक फॉर्मूला, फिर P इज इक्वल टू हम कह सकते हैं वी आई, फिर हम कह सकते हैं आई स्क्वायर आर, और फिर हम कह सकते हैं वी स्क्वायर में अपॉन आर। ये तीनों फॉर्मूले आ कहाँ से रहे हैं सर? तो भाई V इज इक्वल टू होता क्या है बेटा? आई आर होता है ना यार, हैं? आई आर नहीं होता क्या? तो उस V इज इक्वल टू आई आर को ही अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले यहाँ आई आर रख दो V की वैल्यू, तो आई स्क्वायर आर बन जाएगा। अब आई स्क्वायर और आर स्क्वायर अपॉन आर कर दो तो V स्क्वायर अपॉन आर बन जाएगा, है ना? तो ये सभी इंटर रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने को। समझ में आ गई बात? क्लियर है? SI मात्रक, SI यानी कि क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ये चीज़ें आपको पता होगी। तो SI मात्रक जो है विद्युत शक्ति का क्या है? वाट है। क्या है? वाट है। और 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 जूल प्रति सेकेंड। और एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर 1 HP, जो 1 HP होता है ना, 1 हॉर्स पावर, उसकी वैल्यू होती है 746 वाट। ठीक है? ये जो हॉर्स पावर वगैरह है ये यूनिट है, छोटी छोटी है, ये आपके डायरेक्ट भी आ सकती है कि हॉर्स पावर किसकी यूनिट है। ठीक है? ऐसा क्वेश्चन आया है। और जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है ना कि करंट की यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। एम्पियर है? अरे ये चीज़ पता है कि नहीं है? और ये 2022 का जो आपके लैब असिस्टेंट का सेकंड पेपर हुआ था, मतलब सेकंड चरण वाला जो पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। बोलो सीधा सा ये क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो छोटी चीज़ें पूछी जा रही है। अगर हम अच्छे से तैयारी करें
और मेहनत करेंगे तो जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो भी हमसे सॉल्व हो जाएंगे, और जो छोटे छोटे से ये क्वेश्चन आ रहे हैं इनको भी हम कर पाएंगे। और ये छोटी जो विद्युत शक्ति है, विद्युत धारा है, विद्युत ऊर्जा, ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें 10th में छोटी छोटी सी दे रखी है और आपके सिलेबस में 10th का सिलेबस इंक्लूड है, ऊपर एक लाइन लिख के दे रखी है उससे, तो हमें छोटी चीज़ें पता होना जरूरी है। समझ में आ गई बात। हम क्या है कि कई बार ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें, ज़्यादा टफ चीज़ें, ज़्यादा क्वेश्चंस करने के चक्कर में उन चीज़ों को छोड़ जाते हैं जो चीज़ें हमारे लिए काम की होती है। हम फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस में ऐसे करवाऊंगा जिनको आप ऑप्शन के जो यूनिट लगी होगी ना पीछे मात्रक, उस मात्रक को देख करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। लेकिन ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों को समझ रहे हो, इंटरलिंक करना आता हो आपको। मैंने V=IR पढ़ाया, उससे देखो विद्युत शक्ति में यूज किया, विद्युत ऊर्जा में यूज किया, और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है मेन जो अपने सिलेबस में दे रखा है उसकी दोस्तों, और यहाँ से आपको एक एक चीज़ नोट डाउन करनी है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो जो आप छोड़े। समझ में आ गई बात। यहाँ से एक मतलब ये मान के चलिए कि अपने एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें जो है वो यहाँ से है, एग्ज़ाम यहीं से आने वाला है क्वेश्चन सीधा सीधा। इसमें भी क्या क्वेश्चन पूछा है कि किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम किस नियमों के आधार पर आधारित है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था। और वो मैं अभी बताऊंगा कि एक एक लाइन की ये चीज़ें थी, और ये कोई जो है मैंने इस बार ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसी कोर्स में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों को पढ़ाई थी। लेकिन जिसने पढ़ी थी उनका सिलेक्शन हुआ है, जिसने नहीं पढ़ी थी, जिसने मजाक किए थी, जिसने ये सोचा था कि क्या है हो जाएगा, सर तो ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसी चीज़ कोई पूछेगा, और उनका क्वेश्चन गलत हुआ था। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत अब हमारे किरचॉफ्स के नियम की। हमारे सिलेबस में स्पष्ट मेंशन है किरचॉफ्स के दोनों नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम है जिसे हम संधि नियम भी कहते हैं, और किरचॉफ का दूसरा नियम है जिसे हम लूप नियम कहते हैं। दोनों ही नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरा नियम जो है किरचॉफ का द्वितीय नियम, वो हमारे कई लेवल के क्वेश्चन जो IIT एडवांस तक में पूछते हैं ना, वो इस नियम को अगर जान लिया तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि पहला वाला नियम बहुत आसान है, कोई चीज़ नहीं है उसके अंदर, ज़्यादा टफ कोई पूछा ही नहीं है उसमें। तो चलो देखेंगे अब किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम जो है दो हैं, कितने हैं? दो। पहला है किरचॉफ का प्रथम नियम जिसे कहते हैं या फिर संधि नियम कहते हैं। दूसरा है किरचॉफ का द्वितीय नियम या जिसे अपन लूप नियम कहते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जिसे अपन कहेंगे जंक्शन रूल, और किरचॉफ्स सेकंड लॉ जिसे अपन कहेंगे लूप रूल। ठीक है, अब मैं गायब हो जाता हूं और अपन बात करते हैं। तो किरचॉफ का प्रथम नियम अब हम जान लेते हैं। मैं आपको गायब हो चुका हूं ना, दिख तो नहीं रहा? आपको कंटेंट दिखना चाहिए। ठीक है, मैं दिखूँ ना दिखूँ उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब देखिए प्रथम नियम यानी कि संधि नियम। संधि नियम ये कहता है, अभी डायग्राम से भी दिखाऊंगा मैं, पर संधि नियम कहता क्या है कि यदि संधि पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। संधि नियम क्या कहता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली जो विद्युत धाराएं हैं, उन विद्युत धाराओं का बीजगणितीय अगर हम योग करते हैं तो वो शून्य होता है। क्या होता है? बीजगणितीय योग शून्य होता है। कैसे सर? देखो भाई, अभी आगे दिखा देता हूं मैं एक बार। देखिए ये रहा। ठीक है, तो अभी इसको अपन देख लेते हैं। ये देखो, बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। कैसे शून्य होना चाहिए? बेसिकली देखो कि मान लो अपने पास एक रेजिस्टेंस है, ये R1 जिसमें धारा है I1, एक है R2 रेजिस्टेंस जिसमें है I2, एक है R3, एक है R4, एक है R5, एक है R6। ठीक है, चलो मैं इस डायग्राम को पूरा ही मैं ही बना देता हूँ, वापस से बना देते हैं। ठीक है ना, एक बार मैं पूरा बना देता हूँ। ये पहले से बना हुआ है, लेकिन अपन इसको अच्छे से समझने के लिए मैं पूरा डायग्राम आपके सामने वापस बना रहा हूँ और वापस समझा देता हूँ कि ये कैसे बनेगा। देखिएगा आप, मान लीजिए अपने पास में एक अपन ने ये रेजिस्टेंस लिया, ठीक, और इसी के रेजिस्टेंस से आगे एक ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, फिर एक ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, फिर
एक ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और एक ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और एक ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ठीक है, अपन ने मान लिया कि ये 6 अलग अलग रेजिस्टेंस अपने पास में है। अब इसमें नाम दे देते हैं। ये है मान लीजिए R1, ठीक है, ये है R2, ये है R3, ये है R4, ये है R5 और ये है R6। ठीक है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधों के नाम तो हो गए, R1, R2, R3, R4, R5, R6। क्लियर है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि जो ये R1 है इसके अंदर तो करंट जा रहा है, ठीक है, और वो करंट अंदर जा रहा है कितना, I1। ठीक, R2 के अंदर करंट जा रहा है, मान लीजिए I2। ठीक है, 3 के अंदर अपना करंट मान लीजिए बाहर आ रहा है और वो करंट बाहर कितना आ रहा है, R3 बाहर आ रहा है। ठीक है, और R4 के अंदर भी करंट मान लीजिए I4 आ रहा है बाहर, और 5th वाले के अंदर भी मान लीजिए करंट अंदर आ रहा है R5 के अंदर, और R6 के अंदर मान लीजिए कि करंट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, या चलो अंदर ही ले लेते हैं, ये I6 अंदर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, तो जो ये एक जंक्शन बन गया ना, यहाँ पर ये सभी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, है ना। यहाँ पर जब ये रेजिस्टेंस सभी जुड़े हुए हैं, मैं आपको ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। एक मिनट, ये देखिएगा, अब देखिएगा, ये देखिए अच्छे से दिख रहा है, प्रॉपर तरीके से आपको डायग्राम दिखना चाहिए। अब दिख रहा होगा, है ना सभी को। ये देख लो, अपन ने अलग अलग रेजिस्टेंस ले लिए, ये R1, ये R2, R3, R4, R5, R6, और क्या हो रहा है, करंट जो है कुछ प्रतिरोधों के तो अंदर जा रहा है और कुछ प्रतिरोधों से बाहर निकल रहा है। जैसे कि R1 के अंदर I1 जा रहा है, R2 के अंदर I2 जा रहा है, R3 के अंदर I3 बाहर आ रहा है, और R4 के अंदर बाहर आ रहा है, R5 में जा रहा है, R6 के अंदर जा रहा है ना। अब ये बात बताइए मुझे, ये भी पूरा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से ये मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए अब आप ये बताइए कि एक तरफ अंदर जा रहा है, एक तरफ बाहर आ रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक अंदर जा रहा है, एक बाहर आ रहा है। क्लियर सी बात है ना भाई। देखो आप इसको समझेंगे, अब मैं दिख रहा हूँ ना, देखो भाई, एक चीज़ ऐसे जा रही है अंदर, एक चीज़ ऐसे बाहर आ रही है, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। बताइए क्या हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट नहीं जा रहे क्या, भाग नहीं रहे क्या एक दूसरे से दूर, है। देखो 2 हाथ है, अब देखिए एक हाथ में कंप्यूटर की तरफ ला रहा हूँ, एक हाथ पीछे लेकर जा रहा हूँ, पीछे लेकर जा रहा हूँ। बताओ क्या हो रहा है, दोनों में दूरी बढ़ रही है। क्या हो रही है, दूरी बढ़ रही है, और दोनों विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं। और जब विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं तो क्या मैं साइन, यानी कि इनकी जो दिशा है वो अलग अलग है, तो साइन भी तो नेगेटिव और पॉजिटिव लेने पड़ेंगे। तो मैंने मान लिया, देखो साइन कन्वेंशन क्या करा मैंने मान लिया कि जो करंट संधि की ओर आने वाली जो विद्युत धारा है, क्या संधि की ओर आने वाली, यानी कि करंट अंदर आने वाला, जिस प्रतिरोध के अंदर करंट अंदर आ रहा है, उसे तो अपन ने नाम दे दिया पॉजिटिव। क्या नाम दिया बेटा, पॉजिटिव। क्या नाम दिया, पॉजिटिव। ठीक है, और जो करंट संधि से दूर जा रहा है, यानी कि पीछे की तरफ जा रहा था मेरे, उसको मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव ले लिया। समझ में आ गई बात। तो जो करंट, जो धारा प्रतिरोध के अंदर जाएगी उसको तो अपन लेंगे पॉजिटिव, और जो धारा जिस प्रतिरोध से बाहर निकल रही है उसके लिए वो हो जाएगी नेगेटिव। क्लियर है बात, अब समझ में आ गई। अरे क्लियर है, इसको अभी छोटा करते हैं ना, ये लो कर दिया छोटा। समझ में आ गई बात, एकदम परफेक्ट, है ना। अब यहाँ पर जंक्शन रूल क्या कहता है कि जो करंट अंदर आ रहा है उसको अपन ने पॉजिटिव लिया, यानी कि देखो I1 प्लस I2, है ना, I2, फिर और कौन अंदर आ रहा है, R5 के अंदर I5 और R6 के अंदर I6। तो
I1, I2, I5, I6 ये करंट क्या हो रहे थे, अंदर आ रहे थे, और अंदर आने वाले करंट को मैंने लिया पॉजिटिव, ठीक है। और जो बाहर जा रहा है करंट, कौन सा बाहर जा रहा है, एक तो I4 और एक बाहर कौन जा रहा है, I3, ठीक है। I4 और I3 बाहर जा रहे हैं, सभी करंट हो गए। इन सभी करंटों का जो टोटल योग है वो कितना होगा, 0 होगा। ऐसा कहता है आपका किरचॉफ्स का प्रथम नियम। क्या कहता है किरचॉफ्स का प्रथम नियम, कि किसी भी संधि पर मिलने वाली विद्युत धारा का जो बीजगणितीय योग होगा वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी समीशन ऑफ आई एक पर्टिकुलर संधि के ऊपर पूरे करंट का योग 0 होता है। समझ में आ गई बात? अब क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। मैंने क्या करा, जो करंट अंदर आ रहा है उसको पॉजिटिव लोगे, जो करंट बाहर जा रहा है उसको आप नेगेटिव लोगे। दोनों को क्या कर दोगे, सभी को ऐड करना है अपने तो एक साथ बस। और जैसे ही ऐड कर दिया जाएगा तो उसका योग जो है वो 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो I1, I2, I5, I6 का योग है वो और I4, I3 का योग आपस में बराबर हो जाएंगे और माइनस होकर के 0 हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? ये था किरचॉफ्स का प्रथम नियम, जिसे अपन संधि नियम कहेंगे और ये अपने आगे काम आएगा। और ये जो किरचॉफ्स का प्रथम नियम है ये आवेश संरक्षण पर आधारित है और ये लाइन पूछी थी, ठीक है। तो संधि नियम या किरचॉफ्स का प्रथम नियम किस पर आधारित है, तो ये आवेशों के संरक्षण पर आधारित है। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, मैंने आपको बताया था कि चार्जेस जो है वो क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। तो आवेशों का संरक्षण जो है उसी के आधार पर, आवेश संरक्षण के आधार पर ही जो है संधि नियम जो कि किरचॉफ्स महोदय ने दिया है। ये क्यों होता है, ये इसलिए है, I और Q में रिलेशन आपको पता ही है ना, क्या होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन में T, यही होता है। I इज इक्वल टू Q अपॉन में T। समय को तो अपन, टाइम को तो अपन ने कांस्टेंट मान लिया, तो बताओ I और Q बराबर हुए या नहीं, इसलिए। और आपको पता है कि Q तो हमेशा जो है टोटल क्या होगा, 0 होगा। ना तो करंट जो है आपके आवेश को बना सकते हैं, ना ही अपन आवेश को तोड़ सकते हैं, ना ही घटा सकते, कुछ नहीं कर सकते। आवेश तो संरक्षित रहते हैं, इसलिए ये करंट संरक्षित रह रहा है। समझ में आ गई बात? तो किरचॉफ्स का प्रथम नियम मेरे हिसाब से आप सभी लोगों के लिए क्लियर हो चुका होगा। अब इसका यूज जो है अपन कैसे करेंगे वो क्वेश्चन में मैं आपको करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किरचॉफ्स के द्वितीय नियम या जिसे अपन लूप नियम कहते हैं उसकी, ठीक है। तो लूप नियम या किरचॉफ्स का द्वितीय नियम क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह नियम केवल और केवल बंद जो विद्युत परिपथ होते हैं उनके लिए लागू होता है, ठीक है। किरचॉफ का द्वितीय नियम कहाँ पर लागू होगा, तो ये केवल लागू होगा आपके बंद परिपथों के लिए, ठीक है। अब इस नियम के अनुसार परिपथों तथा सेलों से युक्त किसी बंद लूप में वोल्टताओं का अगर हम बीजगणितीय योग करें तो वो 0 होता है। सर इसका क्या मीनिंग है 0 होने का? इसका मीनिंग ये है कि जो हमारे एक परिपथ होगा उस परिपथ में कुछ प्रतिरोध लगे हुए होंगे, कुछ सेल लगे हुए होंगे। तो जो प्रतिरोध है उनका वोल्टता यानी उनका वोल्टेज, उनका पोटेंशियल, और जो हमारी बैटरियां हैं, जो सेल लगे हुए हैं, उनका जो पोटेंशियल होगा वो अगर हम टोटल कर दें सभी को मिलाकर तो वो हमेशा सम कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे पीछे था कि एक संधि पर मिलने वाला टोटल करंट हमेशा कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब ये जो द्वितीय नियम है इसमें अपन ने पढ़ा कि प्रतिरोध को और सेलों का जो टोटल वोल्टता होगी वो 0 होती है। इसी को इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि किसी बंद लूप में प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग तथा उस लूप में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के समान होता है। ये कहना चाहता है कि मान लीजिए 3-4 प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो उन प्रतिरोधों की वजह से जो वोल्टेज होगा और जो मान लीजिए आपके कोई 2-3 बैटरियां लगी हुई है तो उन बैटरियों की वजह से जो वोल्टेज होगा उन सभी का
योग तो शून्य होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रतिरोधों के कारण वोल्टता और सेलों के कारण वोल्टता का अगर हम बीजगणितीय योग करते हैं तो बराबर आता है। ठीक है, यही बात आपके किरचॉफ के प्रथम नियम में भी लागू कर सकते हैं, या हम किरचॉफ के प्रथम नियम को भी इस प्रकार से तो कहते ही हैं कि एक संधि पर टोटल करंट जीरो होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि आने वाला करंट यानी कि करंट इन, जो करंट आ रहा है वो, और जो करंट जा रहा है यानी कि करंट आउट, तो करंट इन और करंट आउट जो होगा वो प्रथम नियम के अनुसार आपके क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है? ये कैसे है सर? तो देखो भाई, ये जो लाइन लिखी है इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि I1 प्लस I2 प्लस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। ये भी तो अपन कह सकते हैं, है ना। और I1 I2 I3 I5 ये क्या है, सभी I इन है ना, और ये क्या है, I आउट है। तो I आउट और I इन यानी कि आने वाला करंट और जाने वाला करंट बराबर होता है, और आने वाले करंट और जाने वाले करंट का टोटल योग शून्य यानी जीरो होता है। यही बात मैंने किरचॉफ के द्वितीय नियम में भी कही है कि प्रतिरोधों के कारण वोल्टता और बैटरी जो लगी हुई है उसकी वोल्टता आपस में बराबर होगी और योग करने पर शून्य आएगा। ठीक है, अब मैं जब ये अपन किरचॉफ के प्रथम नियम और द्वितीय नियम लगाते हैं तो इसके लिए कुछ साइन कन्वेंशन है, या हम कह सकते हैं चिन्ह परिपाटी है, उसको समझना जरूरी है। उसको अब समझेंगे तो चिन्ह परिपाटी में पहला बात क्या आ जाती है, तो पहली बात आ जाती है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा में चलने पर प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर धनात्मक मानेंगे तथा विपरीत दिशा में चलने पर विभवांतर ऋणात्मक मानेंगे। ठीक है, तो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा में अगर आप चल रहे हो, यानी कि ये कहना चाहता है कि मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इस प्रतिरोध के अंदर आपके चलने की दिशा और आपके, देखिए इसको मैं ऐसे समझा देता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास में है एक प्रतिरोध, क्या है ये, एक प्रतिरोध है। इस प्रतिरोध में करंट ऐसे आ रहा है और मैं इस प्रतिरोध में जब लूप सॉल्व कर रहा हूं तब मैं भी ऐसे जा रहा हूं। तो जब दोनों पैरेलल चलते हैं, क्या करंट और मेरा ये हाथ दोनों पैरेलल चलेंगे, तब आप जो है पोटेंशियल जो है आपका, या पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, उस प्रतिरोध के लिए क्या ले लोगे, धनात्मक लोगे। समझ में आ गई बात। और जब प्रतिरोध में करंट ऐसे जा रहा हो और मान लीजिए मैं ऐसे जा रहा हूं, यानी एक दूसरे के विपरीत चले, तब क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है बात? यानी कि ये कहना चाहता है कि प्रतिरोधों में अगर हम प्रतिरोध में जिस तरफ करंट है उसी तरफ मैं जा रहा हूं, करंट मेरा सपोर्ट कर रहा है, और अगर मेरा कोई सपोर्ट कर रहा है तो मैं उसको क्या कहूंगा, मैं मेरा जो व्यू है उसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कि मैं प्रतिरोध के लिए जो पोटेंशियल है वो क्या लूंगा, पॉजिटिव। क्या लूंगा, पॉजिटिव। समझ में आ गई बात। और अगर प्रतिरोध के अंदर करंट ऐसे जा रहा है और मैं जा रहा हूं ऐसे, तो ऐसा विरोध होगा या नहीं? अरे विरोध हो रहा है ना, देखो दोनों उल्टे जा रहे हैं। और जब दो लोगों के बीच में विरोध होता है, दो लोगों के बीच में दुश्मनी होती है, तो एक दूसरे की क्या करते हैं, नेगेटिव पॉइंट का व्याख्यान करते हैं। नेगेटिव पॉइंट जो है वो लोगों को बताएंगे। समझ में आ गई बात। तो जब आप सेम डायरेक्शन में हैं और करंट भी आपके साथ है तो आप कहेंगे पॉजिटिव, और जब करंट आपके विपरीत चलने लग जाए तो आप उसे कहेंगे नेगेटिव। समझ में आ गई बात। तो रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध जो है, उसके ऊपर पोटेंशियल पॉजिटिव कब, जब करंट और आप सेम, करंट और आप अपोजिट तो नेगेटिव। ये हो गया आपका पॉइंट क्लियर। चलो दूसरा पॉइंट कहता है कि परिपथ में निर्दिष्ट धारा की दिशा में चलते हुए यदि हम, मतलब निर्दिष्ट धारा की दिशा का मतलब क्या है, जो करंट की दिशा है ना वो, अगर उसी दिशा में हम चलते हुए परिपथ में प्रयुक्त सेल के
ऋण टर्मिनल यानी नेगेटिव जो एंड होता है वहाँ से पॉजिटिव एंड की ओर चलते हैं तो हम कहेंगे विद्युत वाहक बल बैटरी का कैसा है, पॉजिटिव, यानी बैटरी का पोटेंशियल क्या लोगे आप, पॉजिटिव लोगे। समझ में आ गई बात। और अगर यदि हम जो है परिपथ में प्रयुक्त सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं तो विद्युत वाहक बल कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें ये याद रखना है बेटा कि मान लीजिए मेरे पास में कोई बैटरी है, क्या है, कोई बैटरी है, उसमें अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ यानी बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट पर गया मैं तो आपको लेना है पॉजिटिव। अगर मैं बैटरी के नेगेटिव पॉइंट पर गया तो आपको लेना है पोटेंशियल नेगेटिव, यानी आप जहाँ जा रहे हो वही करोगे। पॉजिटिव पर जा रहे हो तो पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव पर जा रहे हो तो नेगेटिव लोगे। वापस से सुनो दोनों पॉइंटों को ध्यान से। पहला पॉइंट क्या है, प्रतिरोध के साथ करंट की दिशा में जा रहे हो तो पॉजिटिव, करंट के विपरीत जा रहे हो तो नेगेटिव। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट मेरे दोस्तों कहता है, ध्यान से सुनो, कि अगर हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पर गए तो पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल पर गए नेगेटिव। क्लियर है, क्लियर है एकदम प्रॉपर तरीके से। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा और इस राजस्थान एकेडमी ऐप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को बताइए। और आप जो है अपनी सफलता के लिए इस बैच को ज्वाइन करके निःशुल्क जो है बहुत अच्छे तरीके से निश्चित रूप से ही पढ़ाई करिए और सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जा रही है, जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको जरूर करें। मैं हर एक वीडियो में कोशिश करूँगा अब कि 2 से 3 नए नए क्वेश्चंस ऐड करके होमवर्क दूँ ताकि आप उसे सॉल्व आउट करें। ठीक है, आपके पास में ऐप में चैट ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा मेरा व्हाट्सअप नंबर सभी के पास है ही है, तो आप कहीं पर भी अपनी जो भी क्यूरीज है वो ज़रूर शेयर करें ताकि मैं आपकी जो क्यूरीज है उनको सॉल्व कर सकूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको जो है, तो आप सभी लोगों ने दोस्तों ये वीडियो जो है यहाँ तक समझ लिया है कि चिन्ह परिपाटी जो है अपन को कैसे और कहाँ यूज करनी है, ये नहीं समझाया, केवल ये बताया कि क्या यूज करना है जब रेजिस्टेंस के डायरेक्शन में जा रहे हो। वापस देख लो, ये पॉइंट कल बहुत काम आने वाला है। इसलिए मान लो ये है हमारा रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस की दिशा में करंट भी है और मैं भी इसी दिशा में गया तो मैं पोटेंशियल इसका लूँगा पॉजिटिव। ठीक है, चलो मान लो करंट जा रहा है ऐसे और मैं सॉल्व कर रहा हूँ तब ऐसे आना पड़ रहा है मुझे, तो दोनों क्या हो गए, अपोजिट, तो हो जाएगा नेगेटिव। ये पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है बेटा कि अगर ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का और ये पॉजिटिव, मेरा जो करंट है वो कैसे आ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी ये डायरेक्शन है। समझ में आ गई बात, क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो मैं क्या लूँगा, पॉजिटिव पोटेंशियल लूँगा। और अगर मेरा जो है उल्टा हो जाए, क्या हो जाए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, करंट आ रहा हो ऐसे, तो करंट कैसे जाएगा, किसको पार करके जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। अब नेगेटिव में गया है तो नेगेटिव। क्लियर है, ये 2 पॉइंट जिसको अच्छे से याद हो गए, उसके लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत। और कल मैं एक आइडियल लूप लूँगा, मतलब एक प्रॉपर लूप लूँगा जिसके अंदर आप सभी कॉन्सेप्ट जो है वो समझ जाएंगे और उसके बाद में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा। ठीक है, तो कल अपना जो कॉन्सेप्ट है या अपन कल जो अपन सीखने वाले हैं वो बहुत काम की चीज़ है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको बिल्कुल भी कोई भी दोस्त, कोई भी विद्यार्थी उसको छोड़ेगा नहीं, मैं सभी को दोस्त ही मानता हूँ। ठीक है, चलिए, तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।